ये इंडियंस का जो खौफ है, गौरी का, अब्दाली का, गज़नवी का, फ़तेह का, ये अब समझ आता है। ये सारे के सारे हमारे मिसाइल्स का नाम है, जिनके अब रेंजेस 450 किलोमीटर तक कर दी गई हैं। इन रेंजेस के ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट होते हैं और दुनिया को रिवील किया जाता है कि पाकिस्तान ये कैपेबिलिटी और सलाहियत रखता है कि वो मेनलैंड इंडिया से आगे उनके दूर दराज इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो या इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट हो, उसके ऊपर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर सकता है। तो ये रातों की नींद एवी नहीं उड़ी थी, इसका कोई मकसद था। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी या सेवेरली डाउन प्ले किया है, सेवेरली ओवर प्ले किया है। अगर आप बाजवा दौर में देखें तो इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स दिए गए थे हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में, जिसके तहत इंडिया ने सीना चौड़ा करके कश्मीरी लोगों पे जुल्म किया था मकबूजा के अंदर। अब जब पाकिस्तान अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है तो इंडिया को खामोशी से रिट्रीट करना पड़ रहा है। इंडिया का हिस्टोरिक पार्टनर रशिया, क्रेमलिन से भी पैगाम आ गया है कि आप मामलात डी एस्केलेट करें। कोई भी नहीं इंटरेस्टेड इंडिया की इस सिली वॉर मॉन्गरिंग डॉक्ट्रिन के अंदर। पहली दफ़ा है शायद पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे इंडिया ने एक इनकरेक्ट डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया है। इंडिया ने ऑल दो डैम्स पे काम शुरू कर दिया है, फिर पानी की जो रेजरवॉयर्स हैं पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इशू को पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं कर रही और इसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर रही है, तो इंडिया जो कर रहा है वो क्लियर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिप्लोमेटिकली भुगतने पड़ेंगे। जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, जिनको जितने हिंदुत्वा लवर्स हैं सर पे उठा के फिरते हैं, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया अपनी तरफ से और उन्होंने कहा कि बाकी नेशंस टॉक्स मीडिएट करें, डिक्टेट मत करें। यानी उन्होंने शो कराया कि इंडिया अपनी मर्जी करेगा। लेकिन यही जयशंकर खामोश थे जब चाइना ने आके इंडिया के फौजियों को कुट कुट के वापस घर भेजा था और 50 किलोमीटर लद्दाख की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी। आप थोड़ा सा समझिए इंडिया के साथ हो क्या रहा है। ऊपर से लद्दाख की टेरिटरीज लेके क्रिटिकल पॉइंट्स कट ऑफ किए जा रहे हैं इंडिया के। बांग्लादेश वाली साइड से कंटिन्यूस तत्ती हवा आ रही है इंडिया की तरफ। और अब वेस्टर्न साइड पे जहाँ पे पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ था, अब वो भी इंडिया की तरफ बंदूकें करके बैठा हुआ है। इस मंतकी अंजाम तक इंडिया को अमेरिका ने पहुंचाया है, इसको समझें। रशिया कभी भी इस तरह की इंटरफेरेंस की पॉलिसी इंडिया को प्रोपिगेट नहीं करता था, रादर एक आइसोलेशनिस्ट डेवलपमेंट पॉलिसी थी। अमेरिका की चापलूसी, हाउडी मोडी करने के चक्कर में अब बीजेपी सरकार ने इंडिया को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहाँ पे ना उनकी आवाम मानती है कि ये पाकिस्तान ने हमला करवाया है, ना वो उनके पीछे रैली होकर जंग करना चाहते हैं, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की रियासत की कि पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में हम दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हो रहे, ना लोकली ना इंटरनेशनली। वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये तमगा बिना सोचे समझे हमें मिल जाता था। उसकी वजह है कि वाक़तन लोग देखते हैं कि एफएटीएफ लिस्ट से बाहर आने के लिए जो इन्होंने जिद्दोजहद की है, उसके बाद जो ये टेररिज्म को रोकने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसके पीछे कौम का मूड माहौल चेंज कर दिया गया है। लेकिन इस सब के दौरान एक चीज़ हुई बड़ी इंटरेस्टिंग और उसको इस जिंग्विस्टिक नैरेटिव में छुपाया जाएगा। वो चीज़ क्या थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी बकौल उनके, जमहूरियत के लिए खून देने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ की पार्टी, उन्होंने मिल के आर्मी के डिफेंस स्पेंडिंग के बजट में 2025 से 26 फिस्कल ईयर के लिए 18% इजाफा कर दिया। यानी कि कौम के पास खाने को चीज़ें हैं नहीं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन 18% स्पेंडिंग हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब 2.5 ट्रिलियन रुपए तक हमारी स्पेंडिंग चली गई है। यहाँ पे अब थोड़ा समझना होगा एक ग्रेटर गेम। हमने कई दिनों से इसके बारे में बात नहीं की थी, because हम समझते थे कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी कौम को सपोर्ट करें जब इंडिया एक नाजायज़ चीज़ हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है। लेकिन इस वक्त हमें ये भी सोचना होगा कि जो इंडिया की जंग है ये हमें कितनी महंगी पड़ेगी। महंगी से क्या मुराद है? हमने हिस्टोरिकली इंडिया के साथ एक वॉर डॉक्ट्रिन रखा है और उन्होंने हमारे साथ भी वॉर डॉक्ट्रिन रखा है। अब उन्होंने अपना वॉर डॉक्ट्रिन रैंप अप किया है तो हमारी मजबूरी बन गया कि हम भी रैंप अप करें और पैसा खर्च करें। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया एक सेकंड के लिए ये तसव्वुर करें कि ये बॉर्डर जो है वो नहीं है और हम एक ही लार्जर पूल ऑफ पीपल हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ रवैया कैसे रखा जाए?
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बीजेपी गालियाँ देती है, इंडियंस गालियाँ देते हैं, यहाँ के सेकुलर कहते हैं कि कायद आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो कायद आज़म ने कहा पाकिस्तान एंड इंडिया आर लाइक अमेरिका एंड कनाडा, ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मैं दावत देना चाहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि वो बेटर सेंस प्रिवेल करें और इस तरह का डायलॉग इनिशिएट करें। इसलिए नहीं ताकि हानिया आमिर का बॉलीवुड करियर बच जाए, इसलिए क्योंकि आम शहरी जो कॉस्ट पे कर रहा है इस जंग बंदी की, वो ख़त्म होनी चाहिए। ये पैसे मेरे और आपकी जेब से पाक फ़ौज को दिए जा रहे हैं, जिसके तहत वो ये जंग बंदी की तैयारी करेंगे। वैसे मैं हैरान होता हूँ उन सियासी जमातों पे, उन लीडरों पे जो जमहूरियत का नारा करते हैं और आज आमरीत की गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं एमल वली ख़ान साहब का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उनके जो बड़े थे बादशाह ख़ान साहब, वो आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो असूल पसंद आदमी थे। लेकिन एमल वली ख़ान साहब ने डेमोक्रेसी को डिरेल करने के प्रोसेस में पूरा शिरकत अदा किया है। और आज जब बात थी मुल्क के दिफा की, तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या पख्तूनख्वा के लोग लड़ेंगे, तो उनका जी पख्तूनख्वा के लोग इस दफ़ा नहीं लड़ेंगे, पंजाबी जाके लड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी जंगें लड़ते भी रहे, कौम के लिए जंगें जीतते भी रहे। और पख्तूनख्वा में आपकी ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है, आप पख्तूनख्वा की आवाज़ नहीं है। जो सियासी जमात पख्तूनख्वा की आवाज़ है भी, वो पीटीआई है, और उसके बाद अगर पख्तूनख्वा में किसी की फॉलोइंग है तो वो पीटीएम की है। यू आर अ नोबडी। मुल्क आपकी ज़ाती सियासत से बड़ा है। ये पैगाम अगर हम इमरान खान और पीटीआई को दे सकते हैं तो आप चीज़ ही कोई नहीं है। तो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचा करें। हर जगह आपका ड्राइंग रूम नहीं है जहाँ भड़के मारी खुश हुए और अपनी ज़ाती जागीर को एंजॉय करते हुए ज़िंदगी बसर कर दी। हमारी कौम, हमारे मुल्क के साथ आप खिलवाड़ करने का सोचिए भी मत। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने नेशनल असेंबली में तकरीर की, जहाँ पर उन्होंने कहा पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करता, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया का बैन है पोर्ट्स के ऊपर हमारी एयर जोन में, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस ज़रूर हुआ है और इसके बारे में बताना और सोचना हमारा फ़र्ज़ है। एयर फ्रांस ने कहा कि हम पाकिस्तान एयर स्पेस अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टेंशंस विद इंडिया। तो हम ये छोटा छोटा बिजनेस साथ साथ लूज़ कर रहे हैं, ये वॉर की कॉस्ट होती है, और इस कॉस्ट के बड़े रियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम सब की ज़िंदगियों के ऊपर। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया अब उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि 2 न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखने वाली नेशन स्टेट्स हैं। अगर आपको याद हो कि कारगिल की बारी कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब को बताया जा रहा था, हमारे वॉर हेड्स के टेस्ट की बारी कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, 71 में क्या बातें थी, 65 में क्या बातें थी। तो इस दफ़ा उस तरह की बातें नहीं हो रही, जिससे एक निशानदेही तो ज़रूर होती है कि दुनिया को लगता है जंग होगी नहीं। दुनिया को लगता है कि ये जितनी भी कहानी शरीफ दी जा रही है वो सिर्फ कहानी शरीफ ही है, और मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, एक्चुअल जंग नहीं है। लेकिन इस सारे के बाद, जंग ना होने के बाद, सबसे बड़ा विक्टिम आपको पता है कौन है? कश्मीर के लोग, जिनको हम भूले हुए थे। भूले हुए क्यों थे? क्योंकि स्टेट ने उनसे मुंह मोड़ दिया था। स्टेट ने उनके साथ वही किया जो हमारा स्टेट हिस्टोरिकली करता रहा है, कि पहले उनको तैयार किया लड़ने के लिए, जिहाद उन पे लाजिम की, और फिर उनको बीच चुराए जाके छोड़ दिया। अभी इस वक्त कश्मीर में जब से इलेक्शन हुआ था तो एक फ़िज़ा कायम की गई थी कि शायद पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाएगा। ज़ाती तौर पे मैं काफ़ी लड़कों को जानता हूँ जिनके वालिदैन इस वक्त जेल में हैं, और कई सालों से जेल में, जिनको उम्मीद थी कि वो रिलीज़ किए जाएंगे। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी है।
इंडिया कंटिन्यूसली अपने बॉर्डर्स पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सबसे बड़े विक्टिम कश्मीर के लोग हैं। इस जंग में इंडिया और पाकिस्तान की पिछले 70+ साल से मारा हमेशा कश्मीर का हमारा भाई बहन है। अगर वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हुआ है तो भी कश्मीरी थे, अगर मुसलमानों पे जुल्म हुआ है तो भी कश्मीरी थे। ये प्रॉब्लम होती है प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट की। लोग कश्मीर के बारे में फ़िल्में बनाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया वाली साइड पे हों, चाहे पाकिस्तान वाली साइड पे हों, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा बर्बरियत फ़लस्तीन पे हुई है। अब क्योंकि कश्मीरी हमारे बहुत करीब हैं, उनका जुल्म देख के हमें दुख होता है, तो आप सिर्फ इमेजिन करें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। ये सारा का सारी चीज़ें जो इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानदेही है कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। आप देखते हैं कि रशिया एक ताकतवर मुल्क के मुताबिक यूक्रेन पे हमला करता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, दुनिया देखती रह जाती है। इसराइल फ़लस्तीन में बर्बरियत करता है, दुनिया देखती रह जाती है। इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म करता है, दुनिया खामोश रहती है। बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलती है, एक डिक्टेटर हसीना को निकालने के लिए, उसके ऊपर इंडिया ह्यू एंड क्राई क्रिएट करता है, लेकिन इंडिया को कोई घास नहीं डालता। अब इंडिया की कोशिश हसीना को चलाने के लिए इंडिया से अनसक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर रूल्स नहीं ऑपरेट कर रहे, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि दुनिया में बहुत ख़तरे का आलम है। इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें ये समझना होगा कि हमारे जो होम ग्रोन प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर लॉलेसनेस की सिचुएशन खासी बुरी हो गई है। क्वेटा के अंदर एक पोइट को गन डाउन कर दिया गया है। साथ ही साथ जब असेंबली ने ये अनाउंस किया बलूचिस्तान की कि हम 150 लोगों को रिलीज़ करेंगे, तो उसमें डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथी मौजूद नहीं थे। उनको पब्लिक ऑर्डर MPO के अंडर अभी भी अरेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हमने अपनी पोजीशन दुनिया में चेंज करनी है एज अ फ्रीडम लविंग नेशन जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मानती है, तो हमें वो असूल अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करना होगा, ना तो सिर्फ जब हमें सूट करे। क्योंकि हमने दुनिया को दोगला पर्सपेक्टिव नहीं देना इंडिया की तरह। हमने दुनिया को एक पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करना है अपने मुल्क को, कौम का, ताकि हम तरक्की करके इस दलदल में से निकल लें। लेकिन अफसोस ये है कि इसके साथ साथ हमारे किसी भी बड़े को परवाह नहीं है हमारे हेल्थ केयर के निज़ाम की। पोलियो अब दोबारा 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आम हो गया है जब उसकी वाटर सप्लाई चीज़ें चेक की गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी बेसिक हेल्थ ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी सरकार फ़र्ज़ी स्कीमें तो लॉन्च कर देती है, कोई एयर एम्बुलेंस ख़रीद लेता है, तो कोई बस सर्विस लॉन्च कर देता है, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में नहीं हो रहा। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स जो उन्होंने किया था वो सक्सेसफुल था। लेकिन हेल्थ केयर स्कूल से स्लाइटली डिफरेंट है। हेल्थ केयर एक इमरजेंसी होती है जो कभी भी किसी पे तारी हो सकती है। इन दैट सिचुएशन सरकारी अस्पताल, सरकारी रन फैसिलिटीज़ ना होना नुकसान का बायस बन सकती हैं। अक्सर औक़ात जो हमारी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं उसमें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी गैप्स होते हैं। सरकार हाबड़ ताबड़ में चीज़ कर रही है, कोई चीज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत नहीं होती। ऑल इन ऑल इट इज़ सेफ टू से कि इंडिया के लिए ये एक इंतहाई स्टनिंग डिफीट थी, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री सिक्योरिटी वाइज और नैरेटिव बिल्डिंग के तौर पे। पाकिस्तान एक छोटी इकॉनमी होते हुए, एक छोटे ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हुए, एक छोटी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रखने के बावजूद तीनों फ्रंट्स पे ये जंग जीत गया। पाकिस्तान ने जब अपनी मिलिट्री माइट दोबारा डिस्प्ले की तो दुनिया दंग रहेगी कि कब इन्होंने 150 से 450 किलोमीटर की मिसाइल रेंज डेवलप कर ली। कई और सरप्राइजेज़ हैं आने वाले वक्त में इंडिया को और दुनिया को भी मिलते रहेंगे। लेकिन कंक्लूजन में मैं एक बात करना चाहूँगा और ये बात है मेरे दिल से। पूरी कौम मुतफिक होकर कह रही है कि इंडिया पे हमला कर दो, क्योंकि इंडिया गलत काम कर रहा है पहलगाम में। जब हम और कई और लोग कहते थे कि पार्लियामेंट प्रेशर डाले इंटरनेशनल कम्युनिटी में फ़लस्तीन के लिए, तो लोग हमें दलील, हीले, फार्मूले देते थे। इंडिया के पीछे आज अमेरिका खड़ा हुआ है, इसलिए इंडिया एक बदमाश बन के रीजन में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के पीछे भी अमेरिका खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो उनकी धमकी ही काफ़ी है इसराइल के लिए, लेकिन वो धमकी देने को तैयार नहीं है। तो हमारी फ़ौज केपेबल है, हमारा पार्लियामेंट विलिंग है एक्शन लेने के लिए, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में वो चुप रहते हैं। फतवा आए हुए अब कई महीने हो गए हैं। अवामुन्नास को तो मुफ्ती मुनीर ने बरी ज़ुमा कर दिया,
लेकिन हमारे हुक्मरानों को रोज़े महशर पूछा जाएगा। आखरत ओरिएंटेड ज़िंदगी बनाए अपनी, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, कि आप अपनी आखरत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। हेड मुफ्ती ऑफ पाकिस्तान और मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब प्यार से कहते हैं मुफ्ती आज़म प्लेनेट अर्थ, उन दोनों का ये मुश्तरका फ़तवा है। तो ये जो आपने मिसाइल्स वेपनरी डेवलप की है, ये आपने इसलिए डेवलप किया क्योंकि अल्लाह ने पाकिस्तान कायम किया था मुसलमानों के लिए दफ़ा के लिए। कायद आज़म का भी ये विज़न था, ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। हमने OIC को ये वादे किए थे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इन वादों के ऊपर फंड हुआ था। तो आज जब वो टाइम है कि हम रिस्पॉन्ड करें उम्मत की मदद के लिए, तो हम खामोश बैठे हैं। कश्मीर क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा है, तो उस पर हम फिर भी बोल लेते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है ईओन पे, कहीं भी जुल्म और बर्बरियत हो, हमारी सरकार को आउट ऑफ द वे जाके उम्मत की मदद करनी चाहिए। पैसे नहीं है, अवामुन्नास इंशाअल्लाह ताला देगी। आप एक्शन लेने वाले बने, आप देखेंगे कौम आगे पीछे कैसे खड़े होगी। इस सब के साथ हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए भी दुआ गो होंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।